हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग। तो आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दे लिया है, पेपर आप देख चुके हैं, आपके पास है। जिस तरीके से भी आप क्वेश्चंस करके आए होंगे, जो भी आप करके आए अच्छा ही करके आए होंगे, उम्मीद करते हैं पेपर आपसे अच्छा ही हुआ होगा। हम इस पे नहीं जाएंगे कि पेपर आपका सिंपल था कि हार्ड था, क्योंकि कुछ बच्चों ने अच्छा करके आया होगा, कुछ बच्चे थोड़ा सा वीक पड़ गए होंगे, तो उस पर नहीं जाएंगे पेपर कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है। और पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। आई एम महेश सिंह और मैं यहाँ कोचिंग में केमिस्ट्री फैकल्टी से रिलेटेड हूँ, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स, ट्रिक्स, चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है। और जो भी आपका पेपर हुआ है नीट का या नीट से रिलेटेड, उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आए हैं या उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या क्या ट्रिक्स थी, क्या समस्या थी, जो क्वेश्चंस हैं किस तरीके से, कितनी जल्दी क्या क्या हो सकता था क्वेश्चंस के अंदर, हम लोग कैसे कर सकते थे, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अब जो मेरे पास मिला हुआ है वो उसमें क्वेश्चन केमिस्ट्री का 91 से स्टार्ट है, आपके भी कोई और नंबर हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा पेपर। क्वेश्चन तो आपने सारे देखे ही होंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, ठीक है। तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, देखिए पहला ही क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री का रिलेटेड, लेकिन है किससे, वो बायो से रिलेटेड। आप लोग बायो में पढ़ते हो सुक्रोज क्या होता है बायो मॉलिक्यूल्स में, है ना। बट केमिस्ट्री में भी एक आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है बायो मॉलिक्यूल्स करके। अब देखिए इसमें बायो पॉइंट बस इतना है कि जो सुक्रोज दिया गया है, सबको पता है सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दो मोनोसेकेराइड से मिलके बना हुआ है, और वो दोनों मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं, एक ग्लूकोज है, दूसरा कौन सा है, फ्रक्टोज है। ये तो हो गया बायो का पार्ट कि सुक्रोज दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे ठीक है, ग्लूकोज दिया है, पहला ऑप्शन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज गलत हो गया। चलिए एक ऑप्शन आपका हट गया, किनारे चला गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। थर्ड ऑप्शन फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज, ये भी हट गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रक्टोज दिए गए। हमें पता है सुक्रोज किससे मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, रिमूव। अब आपके पास बचे हुए ऑप्शन सेकेंड है और कौन से है, फोर्थ। तो 50-50% हो गया, 50% रिमूव हो गया, बचे हुए 50 में से आपको आंसर लगाना है करेक्ट। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही ऑप्शन में दिए गए, ये तो था बायो तक का पार्ट। अब यहाँ पे केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो केमिस्ट्री का पार्ट देखिए ऐसा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये ओपन चेन में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जब टेम्परेचर हम लोग वेरिएबल करते हैं तो साइक्लिक फॉर्म में भी इजीली पाए जाते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज पाया जाता है, अल्फा फॉर्म में भी और साथ साथ बीटा फॉर्म में भी। इसी तरीके से फ्रक्टोज भी पाया जाता है, अल्फा फॉर्म में भी एंड बीटा फॉर्म में भी, ठीक। अगर आप बेसिक थोड़ा सा समझें या देखें तो एक्चुअल में क्वेश्चन को तो आपको याद करने वाला है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ है, और वापस जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर से हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तो याद करना है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है क्या हमारे पास, सुक्रोज, ठीक। तो आंसर तो सेकेंड है अगर आपको याद था तो, ठीक है, कि आंसर हमारे पास क्या होना था, यहाँ पर सेकंड होना था। अगर हमको आंसर एक तरीके से हमारे पास क्या याद है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है हमारे पास। तो सेकंड आंसर ये हमने लगा दिया। अब कंडीशन ये है कि हम लोग ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कैसे अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, कैसे बीटा डी फ्रक्टोज होते हैं। एक बार जल्दी से हम लोग स्ट्रक्चर बना के यहाँ देख लेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा का बनाते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का रिलेटेड क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास। तो OH ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लूकोज से रिलेटेड, ठीक है। OH और यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH2OH एंड H, ठीक। अब देखिए ग्लूकोज जो हमारे पास होता है वो बेसिकली होता है क्या, हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज का मतलब ये है कि 6 कार्बन, कितने कार्बन से मिलके बना हुआ है, 6 कार्बन से। आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये रहा हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ थर्ड, ये फोर्थ,
यहाँ पे 5 और ये हमारे पास क्या है 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें तो एक तरीके से कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन है कितने, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन, ठीक। अब इन 6 कार्बन में से ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे फ्रक्टोज से जोड़ते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास अगर बेसिकली देखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर है हमारा अल्फा फॉर्म, किसका, ग्लूकोज का। ये अल्फा फॉर्म होता है ग्लूकोज का, ठीक है। कैसे जुड़ेगा फ्रक्टोज से, उसके लिए हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइए फ्रक्टोज का भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं स्ट्रक्चर अपना इस तरीके से। फ्रक्टोज भी हमारे पास हेक्सोज शुगर होती है, यानी 6 कार्बन से ये भी मिलके बना हुआ है। ये भी साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती है। और यहाँ पे भी हम आपको नंबर ऑफ़ कार्बन दिखाना चाहें कि नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये रहा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, यहाँ फोर्थ, ये फिफ्थ और ये क्या है 6 कार्बन, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिए हैं अपने, ग्लूकोज के भी और फ्रक्टोज के भी, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर चेक करना चाहें तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से यहाँ से प्रोसेस होता है क्या हमारे पास, डिहाइड्रेशन, वाटर क्या होता है, रिमूव। और ये वाटर जैसे ही यहाँ से हमारे पास, यहाँ से चेक कीजिएगा, ये वाटर जैसे ही हमारे पास यहाँ से रिमूव होगा तो इन दोनों के रिमूव होने के बाद यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये होता है हमारे पास बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, ये हमारा बीटा फॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली तो क्वेश्चन आपको याद ही करना था, याद होना चाहिए था कि सुक्रोज जो बना होता है वो किससे मिलके बना हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो यहाँ पे हमने अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-ईन। अब 2 ब्रोमोपेंटेन को कन्वर्ट करना है किसमें, पेंट-2-ईन में। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं अपना स्ट्रक्चर का बनाना चाहें 2 ब्रोमोपेंटेन, तो यहाँ देखिएगा 2 ब्रोमोपेंटेन कैसे होता है। ये हमने 2 ब्रोमोपेंटेन अपना बना लिया है, ठीक है। अब इस 2 ब्रोमोपेंटेन को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पेंट-2-ईन में, ठीक है। तो यहीं से हम दिखा दे रहे हैं, देखिएगा इस तरीके से पेंट-2-ईन बनाएं। तो ये हमने 2 ब्रोमोपेंटेन को पेंट-2-ईन में कन्वर्ट किया। देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या बेसिकली, अगर रिएक्टेंट साइड में आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास एक हैलोजन है ब्रोमीन, उसके अलावा सारे हाइड्रोकार्बन में क्या पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट में देखिए क्या है, ब्रोमीन है, नहीं है, यानी ब्रोमीन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसके अलावा एक क्या आ गया, डबल बॉन्ड। यहाँ सारे रिएक्टेंट में क्या थे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है यहाँ से हमारे पास ब्रोमीन, हैलोजन और एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव। अब आप बताइएगा अगर एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इसको केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि कौन सा, सी वाला, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, साथ साथ क्या जा रहा है, हैलोजन भी जा रहा है, ठीक है। यानी कि ABCD 4 प्रोसेस में से सी प्रोसेस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं कि और कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई हो रहे हैं। अब आप बताइएगा क्या इस रिएक्शन में इलिमिनेशन हो रहा है, इलिमिनेशन मतलब रिएक्टेंट से कोई पार्ट रिमूव हो जाए और चला जाए कहीं बाहर साइड प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिएक्टेंट का वो पार्ट शामिल ना हो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो गए और वो दोनों हाइड्रोजन हैलोजन प्रोडक्ट में दिखाई नहीं दे रहे, यानी क्या हो गया, इलिमिनेशन। मैकेनिज्म कौन सी है रिएक्शन की, इलिमिनेशन की है, ठीक है। यानी कि चेक करें ABCD में से देखिए इलिमिनेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 पॉइंट इस रिएक्शन पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि बीटा क्या है, देखिए इलिमिनेशन हमारे पास यहाँ पे अगर चेक करना चाहें
तो हेलोजन से लगा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा है, और उसके साथ लगे हुए कार्बन क्या है, बीटा है, इस तरीके से। ठीक है, तो अल्फा और बीटा में से होता क्या है कि अल्फा से हेलोजन रिमूव करेगा या एलिमिनेट करेगा, और बीटा से क्या एलिमिनेट करता है, हाइड्रोजन। तो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को हम लोग बोलना चाहें तो कंप्लीटली बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ जो रिएक्शन लिखी गई है क्वेश्चन में वो किस टाइप की है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्फा से तो हेलोजन रिमूव हो गया, बट बीटा दो फॉर्म है हमारे पास, एक राइट साइड कार्बन, मेरे राइट साइड, और मेरे ही लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, तो दो बीटा कार्बन है, उनके साथ लगे हुए दो क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। अब ये देखा जाए तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है किस तरफ है, राइट साइड में है। इसका मतलब राइट साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, यानी ये इस बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर हम इस बीटा वाले कार्बन से करके देखते हैं, आइए, अगर लेफ्ट साइड से हम लोग रिमूव करते तो बताइए, लेफ्ट साइड से अगर डीहाइड्रोहेलोजनेशन करते, ब्रोमीन रिमूव होता, हाइड्रोजन रिमूव होता, बताइएगा क्या यहाँ पे आता हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एंड CH3। ठीक, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता था बीटा वाला, राइट साइड से भी हो सकता था। क्वेश्चन में जो आपके पेपर में दिया है वो राइट साइड से दिया गया है, तो आंसर भी आपको कैसे बताना है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर चेक करें बनी हुई एल्कीन और यहाँ पे चेक करें बनी हुई एल्कीन, तो ये जो एल्कीन बनी हुई है, इस एल्कीन में अगर अल्फा हाइड्रोजन चेक करना चाहें, अल्फा हाइड्रोजन, बताइए डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ ये कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे अगर चेक करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच कार्बन, ये कौन से कहलाएंगे हमारे पास, अल्फा, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा, तो बताइएगा 2 और 3, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन अप्लाई होगा, और उतनी ही ज़्यादा एल्कीन क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब कि ये जो एल्कीन है ये हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल है, और लेफ्ट साइड से निकलने पर बना हुआ जो प्रोडक्ट है उससे बनी हुई जो एल्कीन है वो कैसी है, हमारे पास लेस स्टेबल है। ठीक है, तो एक बनी मोर स्टेबल और एक बनी क्या, लेस स्टेबल। अगर मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट है तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, सेटजेफ। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेटजेफ प्रोडक्ट, या इसी सेटजेफ प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम दे देते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये जैत्सेव रूल, एक ही है, अलग अलग नाम है, बोलने के तरीके हैं, जैसे आपके भी अलग अलग नाम होते हैं, घर में मम्मी गोलू, तो स्कूल में किसी अदर नाम से लिखा जाता है, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसके लिए आपको पढ़, बस ये है कि यहाँ पे आपको दूसरा नाम यूज किया है। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं सेटजेफ यूज करते हैं, बट यहाँ पे उसने क्या कर दिया था, जैत्सेव लिख दिया, सेम चीज़ है। ठीक है, और लेस स्टेबल अगर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता तो ये कहलाता है क्या, हॉफमैन। ये हमारे पास क्या कहलाता, हॉफमैन प्रोडक्ट। बट अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमको, क्वेश्चन में ये देखिए पेंट टू इन मेजर बन रहा है, इसका मतलब कौन सा रूल फॉलो करेगा, सेटजेफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो क्या है, मोर स्टेबल है, क्वेश्चन में बनाया है मोर स्टेबल है, सेटजेफ या जैत्सेव, यानी कि इसमें ए, बी और सी तीनों पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं। ए एलिमिनेशन हो रहा है, ब्रोमीन होगा हाइड्रोजन का, बी जैत्सेव प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तीसरा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन भी जा रहा है साथ साथ हेलोजन भी जा रहा है। फोर्थ चेक के लिए क्यों नहीं होगा, डिहाइड्रेशन। अब बताइए डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर का क्या, रिमूव होना, तो क्या वाटर रिमूव होने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर में H2O में एक ऑक्सीजन भी है, तो क्या यहाँ कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो बताइए क्या ये हो सकता है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। इसका मतलब A, B, C, तो यहाँ चेक कर लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में ABC, तो ये रहा फोर्थ वाला ABC। ठीक है, एनीबडी कैन सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है,
कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में क्या होता है, कन्वर्जन या चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करना चाहें तो कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन मतलब होता है पिघला हुआ कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन हो रहा है, और उस 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए कितने फैराडे को हमने क्या किया हुआ है, रिक्वायर्ड है। ठीक, सिंपल है। यहाँ पे आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मास m इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ठीक, जेड क्या है, जेड एक हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, E डिवाइड बाई 96500 इंटू क्यू। अब यही क्यू क्या कहलाता है, फैराडे है। क्यू क्या है, फैराडे, चार्ज। फैराडे मीन्स क्या, चार्ज की बात कर रहा है, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, यही क्या है, चार्ज है क्यू। ठीक है, 96500 ये क्या है, 1 फैराडे। 96500 क्या होता है, कूलाम फॉर्म में लिखा हुआ है भाई, 1 फैराडे। ठीक है, चलिए मास ऑब्टेन करना था 20, दिया हुआ है, देखिए 20 ग्राम। क्या ऑब्टेन हो रहा है, कैल्शियम। क्या हो रहा है, कैल्शियम। तो E यानी इक्विवेलेंट वेट, किसका यूज करेंगे, कैल्शियम का। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। बताइए एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 40, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर चेक कर ले रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम लोग तोड़ना चाहें, कैल्शियम प्लस 2 N2Cl माइनस, चार्ज कितना है 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 96500 और इंटू क्यू। तो यहाँ से अगर क्यू की वैल्यू निकालें तो 96500 ये क्या है हमारे पास, 1 फैराडे में 96500 क्या होते हैं, कूलाम। तो अगर ये वैल्यू कूलाम में आई है, यानी ओवरऑल आंसर हमारे पास यहाँ से कितना मिल गया, 1 फैराडे। ये क्या है, कूलाम। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 यानी 96500 क्या होते हैं हमारे पास, कूलाम होते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास आंसर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 फैराडे। सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूले पे था, मास दिया गया था हमको, क्यों निकालना था, ई कैल्शियम के लिए हमने ऑब्टेन कर, कैल्शियम के लिए क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्टेन क्या हो रहा है, कैल्शियम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An element has a body centered cubic structure with a cell age of 288 picometer the atomic radius। तो ये भी आपका अगर देखें तो फार्मूले पे बेस ही है कि BCC में एटॉमिक रेडियस अगर देखना चाहें, रेडियस ऑफ BCC कितना होता है, √3/4a। ए क्या हुआ यहाँ पर, ए क्या है, सेल एज या एज लेंथ है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए को, ए होता है एज लेंथ, एक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज लेंथ। वो क्वेश्चन में यहाँ पे दी गई है। अगर आपको फार्मूला याद था तो डायरेक्ट बताइए, क्लास 5 के बच्चों का क्वेश्चन है, अगर फार्मूला आपको याद है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 288, यहाँ 288 रख दो, देख लो, चेक कर लो भाई किस में है। क्लास 5 का बच्चा चेक कर लेगा, √3/4 इंटू ए 288 आसानी से। तो बताइए, है ना सिंपल क्वेश्चन। ठीक, कंडीशन ये है कि आपको ये बता दे रहे हैं कि रेडियस बेसिकली होता क्या है। डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन था, ए की वैल्यू यहाँ हम आपको रख के दिखा दे रहे हैं, √3/4 इंटू ए क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 288। तो इस हिसाब से आंसर तो ये हो गया 4th वाला। ठीक, अब रेडियस होता क्या है, तो देखिए रेडियस है क्या, किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में, चाहे वो BCC हो, चाहे वो SCC हो, चाहे FCC हो, चाहे ECC हो, ठीक, चाहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्यूब हो, चाहे हमारे पास फेस सेंटर्ड हो, चाहे कोई सिंपल क्यूब हो, तो किसी भी क्यूब में दो नियरेस्ट एटम, किसी भी क्यूब में दो नियरेस्ट एटम की बीच की डिस्टेंस का हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 नियरेस्ट एटम। सुनिएगा, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 2 नियरेस्ट एटम। तो अगर हम लोग चेक करना चाहें BCC स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देखिएगा कैसे आएगा। BCC का मीनिंग है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसका मीनिंग है कि इस क्यूब में जो एटम्स पाए जाएंगे बॉडी के सेंटर पे, इसके अलावा ऑल कॉर्नर्स पे, तो 8 कॉर्नर पे
इस तरीके से एटम है। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाएगा, बॉडी के सेंटर पे। ठीक, तो बताइएगा अगर एज लेंथ ए काउंट कर लें ये, तो यहाँ से डायगोनल ये एटम और एक सेंटर, तो जो डायगोनल लेंथ आएगी वो डायगोनल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग डायगोनल रेडियस निकालना चाहें, ठीक है, या डायगोनल लेंथ अगर हम लोग निकालना चाहें, अगर हम लोग डायगोनल अपनी लेंथ निकालना चाहें, समझिएगा, तो डायगोनल लेंथ हमारे पास यहाँ पे दिखाए थ्रू सेंटर। डायगोनल लेंथ किसके थ्रू, थ्रू सेंटर। तो वो हमारे पास होती है कितनी, √3a। ठीक, और दो नियरेस्ट एटम अगर चेक करें, ये कॉर्नर और सेंटर, तो कॉर्नर और सेंटर के बीच का एटम तो √3a, तो कितना हो जाएगा, √3a डिवाइड बाई 2, और इन दोनों का हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो √3a डिवाइड बाई 2, उसका भी हाफ कितना हो गया, √3a/4। तो बेसिकली ये तो तरीका है चेक करने का कि रेडियस कैसे निकालते हैं। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन आया, BCC से रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियस का फार्मूला हमें पता है, √3/4a, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना था। अब आप बताइए अगर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, a की वैल्यू दी गई है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride, sodium chloride. Which of the following compound, देखिए होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जब तीनों ही ये सॉल्यूशन में हैं, और सॉल्यूशन में अगर हम लोग HCl गैस पास करते हैं, अब ये तीनों ही सॉल्यूशन में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करें, जैसे कि तीनों में चेक करें, NaCl हो, CaCl2 हो या MgCl2 हो, तीनों में कॉमन आयन HCl से रिलेटेड कौन है, क्लोरीन। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर कंटिन्यू बढ़ाते जाएं, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने पे होता क्या है कि जो हमारे पास NaCl है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहो कि NaCl एक्वस फॉर्म में है और ये टूटता है Na+ में और Cl- में, और Cl- का कंसंट्रेशन यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे अब ये जो NaCl है ये सैचुरेट हो चुका होगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो NaCl क्या बनाने लग जाएगा, प्रेसिपिटेट, और HCl गैस अगर पास करते रहेंगे तो यानी प्रेसिपिटेट या क्रिस्टलाइज फॉर्म में यहाँ से क्या होने लग जाएगा, रिमूव। जबकि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर में क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं, तो इसलिए वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और HCl आसानी से यूज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, NaCl को प्रेसिपिटेट, इसका हम लोग यूज भी करते हैं, अप्लाइड करते हैं। जैसे हमारे पास समुद्री पानी है, मराइन वाटर है, तो मराइन वाटर में तो सब है, NaCl भी घुला हुआ है, CaCl2 है, MgCl2 है, तो वहाँ से अगर हमको सॉल्ट को रिमूव करना है, अलग करना है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में हटाना है, खाने लायक यूज करना है, तो हम लोग सिंपल सा काम करते हैं कि उस सॉल्यूशन में HCl गैस पास करते हैं, जिससे NaCl सैचुरेट होके प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ओनली NaCl, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होते हैं, उसमें सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out the solubility of nickel hydroxide in 0.1 m NaOH given that the ionic product of nickel hydroxide is 2 × 10⁻⁻⁵। ये भी आप चेक करेंगे तो कॉमन आयन आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निकिल हाइड्रोक्साइड का आयनिक प्रोडक्ट दिया गया है, उसमें हमने 0.1 m क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। अब आप देखिएगा करेंगे कैसे यहाँ पे कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो सॉल्यूशन फॉर्म में ये डिसोसिएट होगा Na+ में एंड OH- में, और अगर देखा जाए NaOH बना कितना है हमारे पास, 0.1 m है, तो हाइड्रोक्सिल आयन भी कितना बना हुआ है हमारे पास, 0.1 m है। ठीक, इसके अलावा निकिल हाइड्रोक्साइड, अगर हम लोग निकिल हाइड्रोक्साइड के लिए लिखना चाहें तो ये टूट रहा है हमारे पास निकिल +2 में एंड
2OH माइनस। और जब ये सॉल्यूशन सैचुरेट होगा तो सैचुरेशन में सॉल्युबिलिटी निकल की S और इसकी कितनी हो जाएगी 2S। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें अपना आयनिक प्रोडक्ट, देखिएगा अगर आयनिक प्रोडक्ट, तो आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास निकल के लिए S इंटू हाइड्रोक्साइड आयन के लिए 2S का स्क्वायर। आयनिक प्रोडक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया है, कितना दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, कितना दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 15 इक्वल टू S। अब चेक कीजिएगा कि जो हमने 2S का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो क्या ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन निकिल से रिलेटेड है? नहीं, ये किसका है NaOH। हमने क्या मिलाया हुआ, देखिए NaOH मिलाया, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन NaOH, और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड में 0.1 m, यानी कि अब इस सॉल्युबिलिटी में ओनली 2S ना होके हाइड्रोक्साइड आयन ओनली 2S ना होके क्या है हमारे पास 0.1, यही तो क्या होता है कॉमन आयन। कौन सा आयन कॉमन है हमारे पास OH, ये है ना। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। अगर सॉल्युबिलिटी में 2S के साथ साथ हमारे पास 0.1 है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 0.1 प्लस 2S का होल स्क्वायर, ये। अब बताइए 2S तो था, 0.1 कहाँ से आया, 0.1 ये आया कॉमन आयन, क्योंकि हमने बाद में मिलाया हुआ है NaOH को क्या कर दिया, मिला दिया, तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन अब कितने हो गए 0.1 प्लस 2S। ठीक, बट होता क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इतनी कम होती है कि हम जो 2S की वैल्यू लिखते हैं इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लेजिबल कर देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने से 2S को क्या कर लेते हैं, नेग्लेजिबल, और अगर इसको नेग्लेजिबल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ कितनी बची 0.1 का स्क्वायर। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से अगर S की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो बताइए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। चेक कर लीजिए अपना आंसर किस में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी कॉमन आयन से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारे पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है 2Cl, दो एटम है क्लोरीन के जो आपस में एसोसिएट हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बताना है हीट ऑफ रिएक्शन एंड इंट्रोपी। एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है कि या तो रिएक्शन में एनर्जी रिमूव हो रही होगी या तो सराउंडिंग से एनर्जी क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। क्वेश्चन में देखिएगा रिएक्शन में हुआ क्या है, दो एटम आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, एसोसिएट। तो हमने ये बता रखा था आपको रेगुलर लेक्चर में कि एसोसिएशन अगर होगा तो एसोसिएशन का मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है, एक्जोथर्मिक। रिएक्शन कौन सी होती है, एक्जोथर्मिक। और एक्जोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H इक्वल टू क्या हो गया, निगेटिव। डेल्टा H क्या हो गया, निगेटिव, या इसको निगेटिव का मतलब जीरो से क्या हो गया, कम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए ड्यू टू एसोसिएशन रिएक्शन कैसी हो गई, एक्जोथर्मिक हो गई। एक्जोथर्मिक होने पर डेल्टा H जीरो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोपी, देखिए इंट्रोपी समझना पड़ेगा। होता है क्या है कि किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस जितना ज़्यादा, फैलाव, बिखारपन है ना, या बोल सकते हैं डिसऑर्डर हो जाना, डिसऑर्डर जितना ज़्यादा, ठीक, जैसे कि हम लोग अपने हेयर्स को, बालों को कंघी से झाड़ते हैं या काटते हैं तो वो एक मैनर में है, एक क्या है, मैनर में। अगर ज़ोर से पंखा से सामने हम लोग इसको ले आए तो सारे बाल क्या होंगे, बिखर जाएंगे। रैंडमनेस क्या होगी, बालों की बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ने का मतलब है कि इंट्रोपी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। तो ओवरऑल इंट्रोपी इज ए क्वांटिटी विच डिफाइन द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। ठीक, अगर रैंडमनेस या बिखरावपन या डिसऑर्डरनेस घट रहा है, इंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक, या डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, क्लासेस आजकल तो चल नहीं रही है कोरोना की वजह से, जब कभी चला करती थी मार्च से पहले, तो क्लास 5 के जैसे बच्चे हैं, तो क्लास 5 के बच्चे हैं, ऐसा आप मानिए कि अभी बीच में इंटरवल होता है, तो इंटरवल से पहले का जो क्लास होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं
कि कब इंटरवल आए, कब जल्दी से हम कूद फांद के जाएं खेलने के लिए इंटरवल में या खाने पेट भरने के लिए जाएं। तो होता क्या है कि इंटरवल के जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसमें सब अपनी अपनी सीटों पे एक ऑर्डर मैनर में क्या है बैठे हुए हैं, ठीक है। सब कैसे बैठे हुए हैं, ऑर्डरली बैठे हुए हैं। जैसे ही घंटी बजी इंटरवल की, होता क्या है, बच्चे न सर को देखते हैं, न मैम को, न प्रिंसिपल को, भागते हैं एक तरफ से ग्राउंड में, खेलना है हमको, किसी को कुछ करना है, मौका पाए और भागना शुरू कर दिए। इसका मतलब पहले जो मैनर था, बच्चों का एक सीक्वेंस था, वो क्या हो गया, बिगड़ गया। और सीक्वेंस बिगड़ गया, सब तितर बितर हो गए, है ना, यानी डिसऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर डिसऑर्डर बढ़ गया, ऑर्डर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, यानी इंट्रॉपी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी अब उस क्लास की इंट्रॉपी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है। पहले 2 एटम थे क्लोरीन, अलग अलग, है ना, अलग अलग 2 एटम थे। बाद में दोनों को अरेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूल में। दोनों को एक जगह ऑर्डरली ला के क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। यानी कि रैंडमनेस या जो डिसऑर्डरनेस था वो क्या हो गया, घट गया। भाई पहले डिसऑर्डर थे, अलग अलग फॉर्म में थे, बाद में दोनों को जोड़ के एक ऑर्डर मैनर में ले आया, यानी इंट्रॉपी क्या हो गई, घट गई। और इंट्रॉपी घट गई, इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, निगेटिव हो जाएगी। या इसी को बोल सकते हैं कि डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई पहले इंट्रॉपी ज़्यादा थी, बाद में इंट्रॉपी क्या हो गई, कम। और फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे तो कम में से अगर ज़्यादा घटाओगे तो वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में ही आएगी। यानी डेल्टा एच भी स्मॉलर देन 0 है और डेल्टा एस भी क्या है, स्मॉलर देन 0। अब आप चेक कर लीजिए आपका ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइगेंड की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। लाइगेंड का फंक्शन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट। किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सके या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या हो, फॉर्मेशन हो। तो जिस लाइगेंड की स्ट्रेंथ, खुद की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, वो डोनेट। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग या उतना स्टेबल क्या बनाने लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए है क्या, लाइगेंड्स बहुत हैं हमारे पास, सैकड़ों हैं, सारे आप याद नहीं कर सकते, हमें भी सारे याद नहीं है, ठीक है। कुछ सीरीज है, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती हैं जिनको हम लोग याद करते हैं, ठीक है, बट वो आपको याद भी नहीं करनी होती। एग्जाम में कोई सीरीज डायरेक्ट आपको क्रम वाइज नहीं आनी है। देखो होता क्या है कि स्ट्रांगनेस हमें समझनी होती है कि कौन सा ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड स्ट्रेंथ शो करेगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लाइगेंड स्ट्रेंथ होती है वो होता है हमारे पास कार्बन डोनर। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है हमारे पास, कार्बन डोनर। फिर कार्बन डोनर के बाद हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फिर हमारे पास या तो आते हैं हेलोजन या सल्फर डोनर, इस तरीके से, ठीक है। तो कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर सल्फर या हेलोजन। तो यहाँ अगर हम लोग चेक करें तो Cn माइनस, तो ये रहा Cn माइनस, कार्बन डोनर, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सबसे स्ट्रॉन्ग। फिर C2O4 चेक करना चाहें, यहाँ देख लीजिए, ये ऑक्सीजन डोनर है, ठीक। सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन या सल्फर। तो सबसे ज़्यादा Cn माइनस, उससे कम ऑक्जिलेट आयन। फिर ये आपको याद करना पड़ेगा एक ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि फ्लोरीन और क्लोरीन की जो लाइगेंड स्ट्रेंथ है वो इस HCN से क्या है, ज़्यादा। देखिए HCN निगेटिव में जो निगेटिव चार्ज है वो आप समझिएगा किस पे लगा हुआ है, वो नाइट्रोजन पे नहीं है, वो किस पे है, सल्फर पे है, ये, ठीक है। सल्फर डोनर सल्फर के पास है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए लाइगेंड स्ट्रेंथ ये नॉर्मल आपको याद है अगर, तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। अदरवाइज कुछ 10-15 आपके पास सीरीज हैं वो आपको याद करें। तो बेसिकली ये भी आपका याद करने का ही पॉइंट था, बस ये एक थोड़ा सा ट्रिक है एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाने के लिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस कार्बन डोनर है, फिर नाइट्रोजन डोनर होता है, फिर ऑक्सीजन डोनर होता है, फिर हेलोजन या सल्फर डोनर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटेड स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा, काफ़ी सिंपल। मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, रूट n प्लस 2। यहाँ पे n क्या है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्रोमियम, ओनली क्रोमियम के लिए कन्फिग्रेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 24। तो 24 के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहेंगे हम लोग, तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन डी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 भरे हुए हैं, है ना, हाफ पेयर जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाफ पेयर स्टेबिलिटी। तो हाफ पेयर अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, तो हाफ पेयर स्टेबिलिटी होने की वजह से क्रोमियम में 4s से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर हो गया है, 3d में। तो दिस इज द एक्सेप्शन, क्रोमियम का जो एक्सेप्शन कन्फिग्रेशन है। अब करना क्या है कि क्रोमियम +2, ये रहा +2 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल 4s से एक जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 3d से। चलिए निकालते हैं हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास रिमूव हो गए तो बताइए अब 4s में हो गए 0 और 3d में कितने हो गए 4। तो 4s से पहले तो सारे ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। बट 3d में अगर चेक करें 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 5, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से 4, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने मिल गए हमको, 4 मिल गए। बस अब आप यहाँ पे ये फॉर्मूला वैल्यू अपनी रख दीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट की। रूट कितना था, n प्लस 2, तो 4 × 4 + 2, तो ये ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास, √24। और √24 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 4.9, यानी ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। ये भी डायरेक्ट क्या था, फार्मूले पे था। छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देनी थी कि क्रोमियम का जनरल कन्फिग्रेशन ना होकर थोड़ा सा हटके है। क्यों, क्योंकि 4s से जब एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर 3d में जाता है, तो 3d के हाफ फील्ड स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो देखिए जीरो डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए हमारे पास कई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कई अलग अलग तरीके हैं कि किसका जीरो डायपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है बोरान ट्राईफ्लोराइड, लिख दे रहे हैं BF3। तो देखिए होता क्या है कि अगर सेंट्रल एटम BF3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरान है। तो अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे बोरान के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके अलावा उससे लगे हुए सारे सराउंडिंग एटम्स क्या हैं, सेम बॉन्ड से हैं, और सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम है। जैसे BF3 में अगर आप चेक करना चाहो तो इस तरीके से सब सिंगल बॉन्डेड बोरान से फ्लोरीन लगे हुए हैं। बोरान के पास कोई भी सेंट्रल एटम बोरान सेंट्रल एटम है, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सारे क्या है, सेम है। इस कंडीशन में इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। इस टाइप के कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। ठीक, जैसे नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। तो HF आप देखेंगे टाइप ऑफ हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, डायटोमिक मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना हो, हेट्रो मीन्स दोनों एटम क्या है, डिफरेंट हैं। ये रहे HF, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इस कंडीशन में कोई भी हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल होगा उसके लिए भी डायपोल मूवमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसका डायपोल मूवमेंट कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो पहला पॉइंट बताया था वो आपको कॉमन मिलने वाला है। कॉमन कैसे कि BF3 में अगर आप चेक करें सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन, जैसे यहाँ पे था बोरान, कोई लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम कार्बन, कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, सराउंडिंग एटम सेम बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब इसके लिए भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट दिया गया ऑर्गेनिक का 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर।
बेंजीन है 1 और 3। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लोरो, ये रहा हमारे पास आर्थो, ये मेटा, ये क्या है पैरा। तो अगर बेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो सेम टाइप का हो, चाहे क्या हो डिफरेंट टाइप का, ऐसी कंडीशन में कभी भी उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, यानी इसका डायपोल मोमेंट भी कैसा होगा, नॉन जीरो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सेट में जीरो डायपोल मोमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन में BF3 का जीरो, HF का नॉन जीरो, CO2 का जीरो, और लास्ट 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का भी क्या है, नॉन जीरो। तो दो नॉन जीरो हैं, दो जीरो ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, एक रूल आपको यहाँ मिलने वाला है कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हैं, जैसे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो इस कंडीशन में उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। वो कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो टाइप का हो जाएगा। यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट लिखना चाहें तो कैसा होगा, वो नॉन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, चेक कर लीजिए, जैसे BF3 था वैसे BeF2 है। बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं सेंटर एटम के पास, दोनों सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। वाटर, आप बताइए, वाटर में तो अगर आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं। बताइए अगर लोन पेयर होगा तो क्या कोई, जैसे NF3 में लोन पेयर था तो डायपोल मोमेंट कैसा होगा, नॉन जीरो। इसी तरीके से वाटर के पास भी क्या है, हमारे पास लोन पेयर, तो डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1,3 डाइ, ये हमने पहले ऑप्शन में चेक किया था, ये रहा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। यानी सेकंड वाले ऑप्शन में अगर चेक करना चाहें तो वाटर का नॉन जीरो है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का केमिकल क्या आया, नॉन जीरो, बेरिलियम फ्लोराइड का जीरो डायपोल मोमेंट, वाटर का नॉन जीरो, और यानी दो नॉन जीरो हैं और दो क्या है, जीरो। जबकि हमको चाहिए सारे कैसे थे, जीरो वाले, तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों गलत हो गए। थर्ड चेक कीजिए बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये देखिए पहले ऑप्शन में चेक किया है बोरान ट्राइफ्लोराइड, यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड का डायपोल मोमेंट जीरो। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे सराउंडिंग एटम सेम बॉन्ड से सेम है, यानी ऑलवेज जीरो क्या होगा, डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वही पहला वाला रूल, इस कंडीशन में भी डायपोल मोमेंट जीरो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वही सेम पहला रूल, सेंट्रल एटम कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, सराउंडिंग एटम सेम बॉन्ड से, सेम एटम से, यानी इसका भी डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देखिएगा यहाँ पे, अगर 1 क्लोरो डाई, देखिए स्ट्रक्चर, ये क्लोरीन है और 4 नंबर पे क्लोरीन, यानी कि पैरा पोजीशन पे क्लोरीन। अगर पैरा पोजीशन पे कोई भी दो अलग टाइप के ग्रुप हो जाए, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, इस कंडीशन में कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ चेक करिएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों सेम ग्रुप हैं, सेम डायपोल मोमेंट होगा, सेम अपोजिशन में इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यानी ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो मॉलिक्यूल का आएगा वो कैसा हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर पहला पोजीशन पे लगे हुए बेंजीन ग्रुप सेम टाइप के हैं तो इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। बस अब आप चेक कर लीजिए, BF3 का जीरो, BeF2 का जीरो, CO2 का जीरो और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी जीरो। तो ये एक ऑप्शन ऐसा मिला हमारे पास जहाँ पे सारे डायपोल मोमेंट क्या हैं, जीरो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, नीचे वाले में भी आप चेक कर सकते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन के पास क्या पाया जाएगा, लोन पेयर सेंटर एटम पे, नॉन जीरो, बेरिलियम डाइफ्लोराइड जीरो, वाटर नॉन जीरो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये रहा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जीरो, यहाँ भी दो जीरो दो नॉन जीरो। बस एक ऑप्शन थर्ड वाला है जहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो, कोई भी हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल के
डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, ठीक है, या कोई ऐसा आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, इसके अलावा उससे लगे हुए सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, उसका भी डायपोल मोमेंट जीरो। एक एक्सेप्शन भी है, SO3 है, जिसका नॉन जीरो पाया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल एटम पे अगर कोई लोन पेयर हो या कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो नहीं है बट सराउंडिंग एटम क्या है, डिफरेंट है, उस कंडीशन में भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपको रेगुलर क्लास में बताया गया डिटेल में। तो यहाँ बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो जल्दी जल्दी आपको यूज करके आंसर निकालने थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ये भी अगर आप चेक करना चाहें तो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। ये रहा पोटेशियम। एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मेथेनल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए ओजोनोलिसिस में क्या है कि एक तरीका, सिंपल सा तरीका होता है कि एल्कीन ओजोनाइड बनाएगी, फिर ओजोनाइड के बाद वो रिडक्शन या ओजोनोलिसिस करके क्या बना देगी, प्रोडक्ट बना देगी, एल्डिहाइड या कीटोन या जो भी बनेगा। देखिए ट्रिक क्या होती है कि जहाँ भी एल्कीन है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इस तरीके से बीच से तोड़ेंगे और ऊपर नीचे एक एक क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जोड़ने के बाद अब आप बताइए, इस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में टूटने के बाद, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देखिएगा एक स्ट्रक्चर बना के आपको हम दिखा रहे हैं। ये इसके साथ लगे हुए हैं CH2 CH2 एंड CH3। इसके अलावा जब यहाँ पे हमने ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, ये जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा तो बताइए ऊपर वाला जो कंपाउंड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से ये CHO में हुआ। इसी तरीके से नीचे वाला भी ये किस में कन्वर्ट है, इस तरीके से CHO में। बताइए अभी भी पूरा मॉलिक्यूल एक साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक। इसी तरह यहाँ देखें, ये टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया आफ्टर ओजोनोलिसिस। बताइए टूटने के बाद ये कंपाउंड बना देगा क्या, मेथेनल HCHO। और ये कंपाउंड अगर चेक करना चाहें इधर वाला, ये क्या बना देगा, इस तरीके से CH2 CHO। बताइए हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या था, मेथेनल चाहिए था, तो ओजोनोलिसिस के बाद मेथेनल कौन सा बना रहा है, सेकंड ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, अगर इस कंपाउंड को आप तोड़ेंगे तो बताइए क्या ये मेथेनल बनेगा, नहीं, ये तो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा ना टूटने के बाद, मेथेनल कहाँ से बन पाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ तोड़ना चाहेंगे तो बताइए इसके टूटने के बाद ये क्या बनाएगा, CH3 CHO एस्टल्डिहाइड, और जो बचा हुआ कंपाउंड है वो इस तरीके से ये CHO ये बना देगा। अब आप चेक कर लीजिए इन सब में ओजोनोलिसिस के बाद मेथेनल कौन बना रहा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। अब आप चेक कीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्वेश्चन में अगर आप देखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला होता है K = 2.303 डिवाइड बाई T log A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। चेक कर लीजिए K की वैल्यू दी गई, डायरेक्ट रख दीजिए फार्मूले में 4.606 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2.303। टाइम हमको निकालना है, इनिशियल अमाउंट दिया गया 2 ग्राम और आफ्टर टाइम T बचा हुआ अमाउंट दिया गया है 0.2, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ देख लीजिएगा T की वैल्यू 2.303, इसको इधर ले लिया 4.606 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू कितनी हो गई, log 10। और सबको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास आ गया 1/2 10⁻³ न्यूमरेटर में जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 500 सेकेंड। यानी इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट कैसा है, आपका फॉर्मूले पे बेस्ड है। ये फार्मूला यूज किया हमने डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड रेट कांस्टेंट का, आंसर आ गया कितना, 500 सेकेंड।
रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया अपना एसीटोन CH3 CO CH3, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कराता है तो ये टूटता है CH3 माइनस एंड MgCl प्लस में, और CH3 माइनस अटैक कराएगा ऑन पॉजिटिव कार्बन और ये अटैक कराएगा ऑन नेगेटिव ऑक्सीजन। तो अटैक कराने के बाद जो कन्वर्जन है वो इस तरीके से देखिए हो जाएगा, CH3 C CH3 CH3 एंड O MgCl। इसके बाद जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये आसानी से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 C CH3 CH3 OH, और एक हमको साइड प्रोडक्ट मिल जाता है MgOHCl, इस तरीके से। ठीक, अब आप देख लीजिए प्रोडक्ट जो हमको मिला हुआ है वो किस टाइप का मिल गया, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, कार्बन 3 एल्किल पार्ट से जुड़ा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल, तो कौन सा बन गया हमारे पास, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए ये पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो ये भी बेसिकली आपको लर्न करने वाला है कि आपको पता होना चाहिए कौन से पॉलीमर सिंथेटिक हैं और कौन से क्या है नेचुरल है। जैसे पहला दिया गया है ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन, ये एक रबड़ है, पॉलीब्यूटाडाइन ये भी रबड़ है, पॉलीब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल ये भी रबड़ है, और सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ये भी रबड़ है। बट डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही क्या है, सिंथेटिक रबड़ है। सिंथेटिक मतलब लैब में बनाई गई, और जो ये है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ये होती है नेचुरल रबड़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रबड़। तो ये नेचुरल रबड़ है और तीनों क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, यानी यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। ओके।